नमस्कार दोस्तों। इस क्लास में हम बात करेंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी 2015 में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में। ये हमारी क्लास नंबर 3 है। आपको पता है कि 15-15 क्वेश्चंस की क्लास में हम बात कर रहे हैं। तो आपकी स्क्रीन पर ये पहला क्वेश्चन है, देखिए। विच पेयर इज नॉट करेक्ट? कौन सा सही नहीं है ये पूछा है। देखिए, फ्लूइड मोजेक मॉडल सिंगर और निकोलसन द्वारा दिया गया। मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा जल की जो मूवमेंट है वो ऑस्मोसिस या परासरण कहलाती है। और प्लांट सेल, ये पाइप नहीं है, पादप है। पादप कोशिका में क्या पाए जाते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा पाए जाते हैं। ये बिल्कुल सही है। पहला ऑप्शन गलत है। पोटेशियम आयन पंप पैसिव ट्रांसपोर्ट नहीं है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। इसमें एटीपेज एंजाइम का यूज होगा जो एटीपी का यूज करेगा। और किसी भी प्रोसेस में अगर ऊर्जा खर्च होती है तो वो एक्टिव प्रोसेस है। यहां से एक चीज आपको याद रखना है, कोई भी कोशिका है, इस कोशिका के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम ज्यादा होता है और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड या कोशिका के अंदर पोटेशियम ज्यादा होता है। अब इस कोशिका के अंदर पंप होता है जिसे सोडियम पोटेशियम पंप कहते हैं। ये ऊर्जा खर्च करके अंदर से बाहर की तरफ 3 सोडियम और बाहर से अंदर की तरफ 2 पोटेशियम लाता है। देखिए, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के विपरीत अंदर पोटेशियम की सांद्रता ज्यादा, फिर भी अंदर लेके आ रहा है, इसलिए एनर्जी की जरूरत है। एक चीज और यहां पर आपको याद रखनी है कि अगर प्लस के 3 बाहर गए और 2 ही आए, इसका मतलब इस पर नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, जिसे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहा जाता है, -70 मिलीवोल्ट। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल सोडियम और पोटेशियम पंप के द्वारा ही ये मैनेज होगा। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम ज्यादा और इंट्रा सेलुलर या साइटोप्लाज्म में पोटेशियम ज्यादा होता है। एक छोटी सी जानकारी है जो आपको याद रखना है, बाकी ये सारी चीजें सिस्टमेटिक मैंने आपको बता दी है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। न्यूक्लियोसाइड, इसके बारे में जब भी मैं आपको बताता हूं तो इस तरीके से लिखता हूं, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, ये 2 मिलेंगे तो 2 से क्या बनेगा? साइड बनेगा और इसे कहा जाएगा न्यूक्लियोसाइड। और अगर इनके साथ फॉस्फेट मिल जाए तो फिर टाइड बनेगा, जिसे न्यूक्लियोटाइड कहा जाए। और ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिल जाएं तो पॉली न्यूक्लियोटाइड। एक चीज आपको यहीं पर बता देता हूं, ये न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड है। 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच जो बॉन्ड होता है उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बंद। देखिए, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच का बंध फॉस्फोडाइएस्टर बंद होता है और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और इसकी 2 एंटी पैरेलल चेन प्रति समांतर श्रृंखलाएं क्या बना देती है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना देती है। देख लीजिए, तो क्वेश्चन क्या है? न्यूक्लियोसाइड तो पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस,
आंसर 2 आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए आगे बात करते हैं। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ मियोसिस डज क्रॉसिंग ओवर अकर? देखिए, जब भी हम देखते हैं तो तीनों चीज एक साथ पढ़ते हैं और कंफ्यूजन में रहते हैं। क्या अजमेटा कब बनते हैं, पेट्रार्ड कंडीशन कब बनती है। इसके बजाय आप याद रखें क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय कौन सी अवस्था में बनता है, पैकिटीन में। और अवस्थाओं को सोचे ही नहीं, पैकिटीन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। आप जब पढ़ते हैं आपको इजीली याद भी रहता है, लेकिन जब एग्जाम में आप बैठते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? अभी मैं चाहता तो आपको लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन और प्रोटीन और डाइकाइनेसिस सबके बारे में बताता, फिर वही बात हो जाती। फिर इस पेपर के सॉल्व करवाने का औचित्य नहीं रह जाता। आपको तो इतना याद रखना है क्रॉसिंग ओवर किसमें होगा, पैकिटीन में। देख लीजिए। हाँ, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है ये आपको याद आना चाहिए। क्या है क्रॉसिंग ओवर? जीनों का आदान प्रदान, समजात गुणसूत्रों के बीच जीनों का आदान प्रदान क्या कहलाएगा, क्रॉसिंग ओवर कहलाएगा। एक्सचेंज ऑफ जीन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, और ये मियोसिस डिवीजन के दौरान होता है। प्रोफेज फर्स्ट की पैकिटीन स्टेज में होगा। देख लीजिए। चलिए, डेंटल फॉर्मूला ऑफ एडल्ट ह्यूमन, ये कुछ टाइपिंग मिस्टेक रह जाती है और इतना आपको आइडिया है। 2 1 2 3, 2 1 2 3। देखिए कितने हो गए, 3 और 5 8, नीचे भी 8 और हो गए 16 का डबल 32। देखो पहले डेंटल फॉर्मूला में ऊपर की जो लाइन है वो ऊपरी जबड़े में उपस्थित आधे दांतों की संख्या, नीचे वाली लाइन निचले जबड़े में उपस्थित आधे दांतों की संख्या। अब आधा जबड़ा हो गया तो इसका जस्ट डबल पूरे दांत हो जाएंगे। 8 और 8 16, इसका डबल हो जाएगा तो टोटल कितने हो जाएंगे, 32। हाँ, एक चीज आपको याद रखनी है, इंसाइजर्स 2/2, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, 4 प्रकार के दांत है। वयस्क मनुष्य में इस तरीके से होता। देख लीजिए, आराम से देखिए। अगर आप बात करें मिल्क टीथ की, बच्चों में पहले दूध के दांत आते हैं जो 20 होते हैं, वो इस तरीके से होते हैं। देखिए 2 1 0 2, ऐसे। इंसाइजर्स पूरे होंगे, कैनाइंस पूरे होंगे, प्रीमोलर एक भी नहीं होगा, और मोलर में आखिरी जोड़ी मोलर नहीं होंगे जिन्हें विजडम टीथ कहा जाता है। देखिए, इसको डबल करोगे तो दांत 20 हो गए। तो छोटे बच्चों में मिल्क टीथ 20, अब 20 हटके और फिर 20 तो उनकी जगह नए आएंगे, 12 और नए आएंगे। और ये 12 कौन है, ये देखिए, 4 और 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8, 8 तो प्रीमोलर और 4 क्या हो जाएंगे, मोलर। छोटे बच्चों में प्री मोलर या अग्रच्वर्णक दांत बिल्कुल अनुपस्थित होते हैं। देख लीजिए, सही ऑप्शन 1।
दांत में जो बाहरी आवरण है उसे इनेमल कहते हैं, और इनेमल का सीक्रेशन एक कोशिका करती है जिसे अमीलोब्लास्ट कहते हैं। क्लियर है? देखिए, द एंडोक्राइन पोर्शन ऑफ पैनक्रियाज। अच्छा क्वेश्चन है। पैनक्रियाज के दो भाग है। 99% भाग एसिनी कहलाता है, जो एक्सोक्राइन है, एंजाइम सिक्रेट करता है। 1% भाग जिसे लैंगर हैंस की दीपिका कहते हैं, आइसलेट्स ऑफ लैंगर हैंस, इस 1% में अल्फा सेल जो है वो एक हार्मोन बनाती है ग्लूकागोन, और बीटा सेल जो है वो हार्मोन बनाती है इंसुलिन। और ये दोनों हार्मोन एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक का मतलब एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत। देख लीजिए, तो पैनक्रियाज से इंसुलिन और ग्लूकागोन, अग्नाशय से रस भी होगा लेकिन वो एंडोक्राइन पार्ट से नहीं होगा, वो एक्सोक्राइन से होगा। एंडोक्राइन से तो ग्लूकागोन और इंसुलिन, तो ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही आंसर। क्लियर है? ये दोनों एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। अब अगर आप चाह रहे हैं तो इंसुलिन के बारे में बात कर सकते हैं, उसका जस्ट उल्टा ग्लूकागोन के बारे में हो जाएगा। ऐसे याद रखो, देखें, अगर इंसुलिन की कमी हो गई, इसका मतलब ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा हो गया, और ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा तो इसे ही कहते हैं डायबिटीज या मधुमेह, डायबिटीज मेलिटस। अब ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा कैसे हुआ? ग्लूकोज को किसमें बदलना था? ग्लाइकोजन में। और इसको बदलने का काम कौन करता है? इंसुलिन। तो अगर ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल जाएगा, और ग्लाइकोजन का फिर स्टोरेज हमारे अंदर दो जगह होगा, मसल्स में हो सकता है और लीवर में हो सकता है। इंसुलिन ये काम करेगा। अब इंसुलिन नहीं है तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाएगा, और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, डायबिटीज हो जाएगा। ग्लूकागोन क्या करता है? लीवर और मसल्स का जो ग्लाइकोजन है उसको वापस ग्लूकोज में तोड़ेगा। किसी दिन आपने फास्ट रखा है, व्रत रखा है, उस दिन भी कोशिका को ग्लूकोज तो चाहिए, तो उस दिन जो लीवर में स्टोरेज ग्लाइकोजन है, ग्लूकागोन क्या करेगा? इस ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में बदल देगा। तो ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक काम करते हैं, विपरीत काम करते हैं। चलिए आइए, विच सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड? HCl कौन सीक्रेट करेगा? और इन सेल का नाम है ऑक्जेंटिक सेल, अम्लजन कोशिकाएं। पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल कहा जाता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड या स्टमक में पाई जाएगी, स्टमक में जो ग्लैंड्स पाई जाती है उन्हें गैस्ट्रिक ग्लैंड। उनमें दो सेल आपको याद रखनी है, पैराइटल या ऑक्जेंटिक तो HCl सीक्रेट करेगी, और चीप जाइमोजन सेल क्या करेगी? एंजाइम सीक्रेट करेगी। ये रहा, क्लियर है? ये एंजाइम सीक्रेट करेगी। चलिए, रेस्पिरेटरी राइम सेंटर, इसको राइम भी पढ़ सकते हैं और रिद्म भी पढ़ सकते हैं। इन विच पोर्शन ऑफ ब्रेन? देखिए, ब्रेन का जो अनुमस्तिष्क है, हिंड ब्रेन है, उसमें पोन्स और ऐसे मेड्यूला होते हैं। ध्यान से देखना भाई, इस पोन्स में यहां पर एक सेंटर है जिसे कहते हैं नीमोटैक्सिक सेंटर।
बिल्कुल आराम से देख लें। और जिसकी ये बात कर रहा है, यहां पर एक सेंटर, यहां पर एक सेंटर, इसको कहते हैं डोर्सल रिदम सेंटर या राइम सेंटर, इसको कहते हैं वेंट्रल राइम सेंटर। देखिए, ये डीआरसी सूचना देता है डायाफ्राम की रेडियल मसल्स को। और याद कीजिए, डायाफ्राम की रेडियल मसल्स में अगर कॉन्ट्रैक्शन या संकुचन हो जाए तो क्या हो जाता है, श्वास अंदर, जिसे इंस्पायरेशन कहा जाता है। क्वेश्चन तो इतना ही है कि राइम सेंटर डीआरसी और वीआरसी कहां होते हैं, तो ये पोन्स है और ये मेड्यूला ओब्लोंगेटा वाला भाग है, तो जवाब क्या हो जाएगा, मेड्यूला रीजन में। डीआरसी क्या करता है, डायफ्राम की रेडियल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करता है और इंस्पायरेशन करता है, अंत श्वसन। और ये नीमोटैक्सिक सेंटर इस डीआरसी को इनिबिट करता है। अंत श्वसन होता रहे तो नीमोटैक्सिक सेंटर डीआरसी को सूचना देगा और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद श्वास अंदर लेने की प्रक्रिया को रोककर एक्सपायरेशन या बहिर्श्वसन को प्रेरित करेगा। तो नीमोटैक्सिक सेंटर कहां पाया जाता है, पोन्स के अंदर। यहीं पर एक और सेंटर है, एपन्यूस्टिक सेंटर, एपन्यूस्टिक सेंटर, देख लीजिए। तो मेडुला वाले पार्ट में सेरेबेलम या अनुमस्तिष्क जो पार्ट है, देखिए, ये सेरेबेलम, तीन पार्ट होते हैं किसके, हिंड ब्रेन के, पोन्स, मेडुला और सेरेबेलम। पोन्स में न्यूमोटैक्सिक और एपन्यूस्टिक सेंटर, मेडुला में डीआरसी और वीआरसी, और ये जो सेरेबेलम है इसका मेन काम है बैलेंस, शरीर का संतुलन, शरीर का संतुलन बनाने का काम सेरेबेलम का है। चलिए, फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रमाप विचलन के गुणक का सूत्र लिखिए। ये सही से टाइप नहीं हुआ फॉर्मूला, इसको आप देख लेंगे, मैं आपको बता दूंगा। ये फॉर्मूला को इन्होंने लाइन बेस पर टाइप कर दिया है, कोई नहीं। स्टैंडर्ड डेविएशन के कोफिशिएंट का क्या फॉर्मूला है, ये हमने बहुत अच्छे से बात कर रखा है। इस सवाल से कंफ्यूज होने के बजाय आपको इसका फॉर्मूला याद करना है और लिखना है। क्लियर है, स्टैंडर्ड डेविएशन कोफिशिएंट। आगे चलते, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो क्वेश्चंस को आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में फीड करेगी। दो टाइप की मेमोरी है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। जब भी दिमाग कुछ उलझन या ऐसी कोई बात होती है अलग सी, अब जैसे ये स्टैंडर्ड डेविएशन का कोफिशिएंट या मानक विचलन का जो नियतांक है उसका फॉर्मूला आपने इस क्वेश्चन के बाद देख लिया, तो अब आप पहले पढ़े हुए थे, भूल गए होंगे, लेकिन अब जीवन भर नहीं भूले। कीबोर्ड की स्क्रीन पर ऑप्शन ही गलत लिखे हुए थे, सही से टाइप नहीं हुए थे, फिर मैंने चेक किया इस कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या है। अब वो एग्जाम में अगर आ गया तो आराम से सोल्व हो जाए। इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड, यूरिक एसिड अगर जम जाए तो इसे क्या कहा जाएगा, गाउट, गठिया रोग। देख लीजिए। चलिए, which part of brain associate with regulation of sexual behavior and expression of emotion, देख लीजिए। जब भी सेक्सुअल बिहेवियर या लैंगिक व्यवहार की बात होगी तो हाइपोथैलेमस ही आएगा। भूख, प्यास और लैंगिक व्यवहार का नियंत्रण हाइपोथैलेमस करता है। चलिए,
ये क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हाइपोथैलेमस द्वारा संश्लेषित होता है परंतु पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? साबित नहीं, स्रावित होता है। ये माइनर सी मिस्टेक है जिसे आप समझेंगे। देखिए, पढ़िए से। आइए, ये हाइपोथैलेमस है, इनफंडिबुलम, ये पिट्यूटरी ग्लैंड। यहां से एक न्यूरॉन है जिसका नाम है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। न्यूरॉन का सेल बॉडी जहां रहेगा उसकी लोकेशन वहीं मानी जाएगी। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई की सेल बॉडी हाइपोथैलेमस में है, इसलिए इनकी लोकेशन हाइपोथैलेमस में मानी जाती है। और ये एक हार्मोन बनाएगा जिसे वैसोप्रेसिन कहते हैं, एडीएच। देखिए, दूसरा है, एक और टाइप के न्यूरॉन होते हैं पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, देखिए, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ये बनाएगा ऑक्सीटोसिन। और कहीं रेफरेंस बुक में लिखा हुआ है कि इस पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई के अंदर मैंगो सेलुलर टाइप की न्यूरॉन होती है, वो वैसोप्रेसिन भी बनाती है। लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इस तरीके का क्वेश्चन अगर आया तो आपको याद रखना है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई वैसोप्रेसिन और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ऑक्सीटोसिन। और इनकी एक सेल है, एक न्यूरॉन है मैंगो सेलुलर न्यूक्लियाई या न्यूरॉन, वो वैसोप्रेसिन भी बना देती। क्लियर है? लेकिन सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई वैसोप्रेसिन और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ऑक्सीटोसिन बनाती है। और ये ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर, ये दोनों हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आकर संग्रहित हो जाते हैं और यहां से स्रावित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हाइपोथैलेमस में? तो जवाब क्या हो जाएगा? ऑक्सीटोसिन। मेलेनोसाइट, मेलेनोसाइट, ये मेलेनोसाइट को रंगाणु कह सकते हैं या मेलेनोसाइट ही लिख दें तो ज्यादा बढ़िया। देख लीजिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हाइपोथैलेमस द्वारा संश्लेषित होता है परंतु पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होगा? ऑक्सीटोसिन। हाइपोथैलेमस के पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई द्वारा स्रावित। वैसोप्रेसिन भी यहीं से स्रावित नहीं, यहाँ फॉर्मेशन होता है। और स्त्रवण कहां से होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अच्छा क्वेश्चन है, बार बार आरपीएससी यहीं से सवाल पूछती है। इसका कंफ्यूजन मैंने आपको क्लियर कर दिया है। सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई वैसोप्रेसिन और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ऑक्सीटोसिन बनाता है। कुछ न्यूरॉन है इसमें जो वैसोप्रेसिन भी बनाती है। देखिए, चलिए, निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सी एक कायिक प्रजनन की नेचुरल या प्राकृतिक विधि नहीं है? देखिए, पहला है राइजोम द्वारा। राइजोम नेचुरल मेथड है, इसके द्वारा हल्दी व अदरक में कायिक प्रजनन होता है। टर्मरिक और जिंजर। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीव, ये भी नेचुरल है। ब्रायोफिलम या पत्थर चट्टा में लीफ के द्वारा
वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय एयर लेयरिंग एंड बाय रूट। रूट में आपको याद रखना है शकरकंद, और भी है लेकिन स्वीट पोटैटो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों तो नेचुरल हो गए। एयर लेयरिंग या जिसे गुट्टी भी कहा जाता है, गुट्टी दाब विधि, जो वायवीय भाग है उनमें कट लगाकर और वहां से नई जो अपस्थानिक जड़ें निकालकर फिर उनको उगाया जाए, तो ये है एयर लेयरिंग। तो ये नेचुरल मेथड नहीं है, आर्टिफिशियल प्रोपगेशन है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है। A genetically identical population of plant raised from single plant is termed as। एक ही पादप, एक ही पादप से प्राप्त आनुवंशिकता समरूप पादपों की समष्टि क्या कहलाएगी, देख लीजिए। A genetically identical population of plant raised from single plant, इसे क्या कहा जाएगा, आराम से देखिए इसे। क्या क्लोन कहा जाएगा, क्या साइब्रिड कहा जाएगा, क्या हाइब्रिड कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, आराम से देखिए इसे। देखिए, बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या जवाब हो सकता है इसका। एक ही पादप के प्राप्त आनुवंशिकता समरूप पादपों की समष्टि, जेनेटिकली आइडेंटिकल पॉपुलेशन। क्लोन लिखें, साइब्रिड लिखें, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आरपीएससी के लिए। जवाब क्या लिखें? फिर आप सोच रहे होंगे सर ये तो बिल्कुल आसान है। आसान है इसलिए आपको ये याद होना चाहिए। इस आसान क्वेश्चन में कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हाइब्रिड तो नहीं लिख दें कहीं। देखिए, चलें आगे। क्या जवाब होना चाहिए इसका, ये आप जानते हैं, क्लोन। हाइब्रिड दिमाग में आया होगा, लेकिन हाइब्रिड आंसर नहीं है। जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी क्या कहलाएगी, क्लोन कहलाएगी। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। उसी पुष्प की एंथर से स्टिग्मा तक अगर पोलन ग्रेन पहुंचे तो इसे स्वयुग्मन या ऑटोगेमी कहा जाएगा। इसे स्वपरागण भी कहते हैं। देखिए, जीनोगेमी में क्या होगा, एक पादप के फ्लावर से दूसरे पादप के फ्लावर तक। हेटेरोगेमी में दो अलग अलग टाइप के गैमीट। जीटोनोगेमी में जैसे ये मक्का है, ये नर पुष्प और ये मादा। भुट्टा जो है वो मादा पुष्प है, भुट्टा नहीं बुट्टी है। इसी का परागकण यहीं इसी के दूसरे पुष्प पर जाए, ये जीटोनोगेमी। और एक ही पुष्प का उसी की वर्तिका अगर पर जाए तो ये ऑटोगेमी है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो गया, ऑटोगेमी। चलिए, आखिरी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। यूनेस्को में जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें किसको शामिल किया गया है। अब ये करंट टाइप का क्वेश्चन है जो 2015 में पूछा गया है। वैसे इससे पहले ही इसे शामिल कर लिया गया था। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर में, घना पक्षी विहार भरतपुर,
1981 में से रामसर साइट और 85 में विश्व धरोहर में शामिल। 81 में इसको रामसर साइट घोषित किया गया और 1985 में इसको विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया यूनेस्को की। ये नेशनल पार्क है, इसके बारे में आपको याद रखना है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घना पक्षी विहार भरतपुर में है। रामसर साइट 1981 में घोषित हुआ ये और 85 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुआ। देखिए, तो ये क्लास नंबर 3 हमारी, और इसमें 15 क्वेश्चन हमने देखे हैं। एक क्वेश्चन जिसके बारे में मैंने आपको कहा था कि आप पढ़ेंगे, ये रहा। स्टैंडर्ड डेविएशन के कोफिशिएंट का फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन एक्स बार। स्टैंडर्ड डेविएशन के गुणांक का फॉर्मूला एक बार आप और अच्छे से इसे देखेंगे तो ये थे क्लास नंबर 3 के 15 क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन और उससे जुड़ी हुई जानकारी मैंने आपको बता दी है। पूरी क्लास को आप ध्यान से देखेंगे। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में इन्होंने पूछा है, तो कब बना, रामसर साइट कब हुई, ये सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से बता दी। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, सिस्टमेटिक तरीके से चीजों को समझिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।